Good morning, students. Welcome to Learners Academy. चलिए, the topic for today is types of functions. The next and the second topic of the chapter. First topic was about relations. Exercise 1.1 was totally based on relations. अच्छा, होमवर्क हो गया? कल कुछ होमवर्क दिया था, टाइम टू टाइम कर रहे हो? कोई डाउट्स नहीं? पक्का? ठीक है, ऐसा तो नहीं एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब टेस्ट लेने लगे तो डाउट्स आए सारी, है ना? अच्छा, एग्जाम्पल्स हो रहे हैं साथ के साथ। ओके, गुड। ठीक है, चलो, द सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसा कि चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड ऑल थिंग्स अबाउट द रिलेशंस, the second topic is all about the functions. The exercise 1.2 is all about functions. अब फंक्शन क्या होता है ये हमको पता है, 11th में सीख के आया है ना, सो इट विल नॉट इंट्रोड्यूस फंक्शन वंस अगेन, पर फिर भी हम कर देंगे शॉर्टली। भाई फंक्शन क्या होता है फटाफट से इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसकी पूरा जो फोकस है वो है फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले फटाफट से रिकॉल करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन। सो बोलो अनुष्का, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शन? खुद से रिलेट होना चाहिए ना, खुद से रिलेट होना चाहिए, ऐसा किसने कहा? आप रिलेशंस की रिफ्लेक्सिविटी बता रहे हो? रिलेशंस में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं वो होते हैं खुद से रिलेटेड, सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सृष्टि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन? व्हाट इज द, अच्छा चलो ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन? रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, एंड फंक्शन? सो यू आर नॉट रिवाइजिंग। चलो, क्लास 11th का नहीं याद है, बट इस क्लास में भी स्टार्टिंग में ही रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताया। एक क्लास पूरी, एक दिन पूरा वेस्ट किया था उस पे, जिसमें हमने लास्ट ईयर का रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सब रिवाइज किया था। बट देखो, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, इन विच each element या each element of domain डोमेन सेट से हर एक एलिमेंट has a unique image in codomain set। ये शॉर्ट डेफिनेशन आपको रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस क्रिएट करके बताइए। इन कोडोमेन सेट, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो ईच और एक यूनिक, बस यही डिफरेंस है रिलेशन एंड फंक्शन में। डोमेन सेट से हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, ईच एलिमेंट की इमेज को डोमेन सेट में बननी चाहिए। ठीक है, दूसरा यूनिक बननी चाहिए, हर एक की बननी भी चाहिए और यूनिक बननी चाहिए। अगर हर एक की नहीं बने, कोई छूट जाए, लेट्स से इसकी इमेज है ये, मान लो ये ए बी सी डी, ये है 1 2 3 4 5। मान लो ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 3 एंड डी की इमेज है 4। सो हर एक एलिमेंट की इमेज बन गई, ए की, बी की, सी की, डी की, कोई भी नहीं बचा यहाँ पे डोमेन सेट में। और हर एक की जो इमेज है वो यूनिक है या नहीं है? ए की इमेज 1 ही है, ऐसा तो ना एक इमेज 1 के साथ साथ एक इमेज 2 भी है, यूनिक है, मतलब इसकी एक ही इमेज है वहां पे। ठीक है, सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। अभी फंक्शन कब नहीं बनेगा, कुछ एक एग्जांपल्स ले लो इसी में से। मान लो सी की, मान लो सी, इसकी डी की इमेज ही नहीं बनी, मान लो डी की उधर कोई भी इमेज बनी ही नहीं, अब ये फंक्शन नहीं है, अब ये जस्ट एक रिलेशन है। अब ये जस्ट क्या है, एक रिलेशन, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की कोई भी इमेज नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है, क्या है? रिलेशन। ठीक है। अच्छा, और दूसरा, अगर मान लो डी की इमेज तो नहीं बनी, या डी की भी बन गई मान लो, लेकिन डी की इमेज लेट से यहाँ पे 4 बन गई, तो अब ये फंक्शन हो गया। लेकिन ए की इमेज 1 के साथ साथ 5 भी बन रही है, या डी की ले लो, चलो डी की इमेज 1 के साथ साथ क्या बन रही है? 5 भी बन रही है, अब वापस ये फंक्शन नहीं है। सबकी इमेज तो बन गई, ईच वाला क्राइटेरिया तो पूरा पूरा हो गया, लेकिन यूनिक वाला क्राइटेरिया फेल हो गया।
क्योंकि डी की इमेज 4 भी है, डी की इमेज 5 भी है, तो डी की यूनिक इमेज नहीं हुई ना। यूनिक बोले तो वन एंड ओनली वन, यूनिक बोले तो वन एंड ओनली वन। सो डी की दो इमेजेस हो गई। तो अब अगेन ये फंक्शन नहीं है, अब अगेन ये रिलेशन है। अगेन ये क्या है? रिलेशन है। बोलो अब समझ आया? इधर डोमेन में सबकी इमेज बननी चाहिए और यूनिक बननी चाहिए। कहने का मतलब है कि इधर कुछ नहीं छूटना चाहिए, चाहे से उधर छूट जाए। जैसे पिछले केस में अभी डी की मैं इमेज ही नहीं बना रहा था, जब मैं डी की इमेज ही नहीं बना रहा था तो 5 छूटा हुआ था वहां पे, तो चलेगा, कोई बात नहीं, ये अभी भी फंक्शन है, लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी अपनी भूलोगे कभी भी? ठीक है। अब जब फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताएंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आती तो टाइप्स ऑफ फंक्शन बिल्कुल ऊपर से जाएगा, क्योंकि इस डेफिनेशन के बाद ही अब शुरू होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये डेफिनेशन आ गई सबको? ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन, एक लाइन की याद रखो, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन विल हैव ए यूनिक इमेज इन कोड डोमेन। बस ये ईच और यूनिक, ये दो चीजें हैं जो फंक्शन की क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। अगर ईच का क्राइटेरिया टूट गया या यूनिक का क्राइटेरिया टूट गया, दोनों टूट गए, तो फिर वो फंक्शन नहीं है, फिर वो जस्ट एक रिलेशन है। डन? क्लियर? ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बेटा आपके जो टॉपिक में टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो वैसे तो चार हैं। वैसे तो कितने हैं? चार। पहला वन वन, दूसरा मैनी वन, तीसरा इनटू, एंड चौथा ऑन टू। ठीक है, वन वन, मैनी वन, इनटू, ऑन टू। बट बेसिस, उनको कैटेगराइज करने का बेसिस दो ही है। फंक्शंस के टाइप्स तो चार हैं, बट उनको कैटेगराइज करने का जो बेसिस है वो दो है। दो बेसिस पे ये कैटेगराइज होते हैं। यानी एक बेसिस के हिसाब से फंक्शन या तो वन वन होंगे या मैनी वन होंगे। और लगा देता हूं, कोई फंक्शन वन वन है, वन वन नहीं है तो मैनी वन है। डन? और एक बेसिस के हिसाब से या तो वो इनटू होंगे या और ऑन टू होंगे, या तो वो इनटू है, नहीं तो वो ऑन टू है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं नॉट वन वन का मतलब मैनी वन, एंड नॉट मैनी वन का मतलब वन वन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट इट इज नॉट वन वन, दैट मीन्स आपको प्रूव करना है वो मैनी वन है, क्योंकि तीसरी तो कोई कैटेगरी नहीं है इस बेसिस के हिसाब से। इस आधार से तो दो ही कैटेगरी है, इस आधार से भी दो ही कैटेगरी। लाइक फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा, तो अगर आपको प्रूव करने के लिए कहेगी नॉट ऑन टू, तो एक्चुअली आपको प्रूव करना है इनटू। और आपकी चलो वन वन मैनी वन तो दोनों वर्ड्स यूज कर रहा है, वो एक्सरसाइज में भी यूज कर रहा है एंड टॉपिक में भी यूज कर रहा है, लेकिन इनटू और ऑन टू ये दो वर्ड्स वो ज्यादा यूज ना करके ऑन टू एंड नॉट ऑन टू वर्ड ज्यादा यूज कर रहा है, मतलब इनटू वर्ड कम यूज कर रहा है, ऑन टू एंड नॉट ऑन टू। मतलब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उसमें इनटू वर्ड तो कम यूज हो रहा है, ऑन टू के साथ साथ वो क्या वर्ड यूज कर रहा है? नॉट ऑन टू। तो वो ऐसे कह रहा है बार बार, प्रूव करो नॉट ऑन टू है, प्रूव करो ऑन टू है, पर वो ऐसे नहीं कह रहा है कि इनटू है। कह रहा है एक आध जगह, बट वो कम यूज कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इनटू नहीं है तो ऑन टू है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है। दो बेसिस समझ में आ गए? क्लियर है? ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है ABCD 1 2 3 4, इसी एक एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर कर देते हैं रफली। कब तो वन वन होगा, कब मैनी वन होगा, कब इनटू होगा और कब ऑन टू होगा। वन मोर थिंग, जब वो वन वन होता है तब वो बाइजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी उल्टा कह दिया, इंजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेक्टिव कहलाता है। और जब वो ऑन टू होता है तब वो सर्जेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? और जब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए, यानी कि वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए, उस बेसिस के हिसाब से वन वन, इस बेसिस के हिसाब से ऑन टू। ये दो बेसिस हैं। ऐसा मत सोचना चार टाइप्स हैं, चार में से कोई एक होगा ना, उन दो में से कोई एक होगा, इन दो में से कोई एक होगा। तो उन दोनों में से मान लो वन वन हो गया और इन दोनों में से ऑन टू हो गया, यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो गया, तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर वो दोनों हो गया तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। डन? कुछ टर्म्स है जो हमको याद रखनी पड़ेगी। चलो अब वन वन या मैनी वन का डिफरेंस बता दो सर। सो देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वन वन एक की एक इमेज, मैनी वन एक से ज्यादा की एक इमेज। एक की दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो की एक इमेज तो हो सकती है। अगर एक की दो इमेज कर दूंगा, लेट से कोई बच्चा कहता है सर वन वन मैनी वन के बाद एक कैटेगरी और बनाओ ना, देखें वन मैनी, तो वन मैनी कैटेगरी बनेगी क्या? अगर वन मैनी कैटेगरी बना दी, एक की मैनी इमेजेस बना दी, तो फंक्शन ही नहीं है, वो तो फंक्शन ही नहीं है। अभी मैं डी की एक इमेज और बना दूं 5, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। सो इसलिए वन मैनी कोई कैटेगरी नहीं है, बट मैनी वन कैटेगरी हो सकती है। अभी इस समय तो ये वन वन है, इस समय क्या है? वन। एक ही, हर एक की एक ही इमेज हो,
ए की भी एक ही इमेज हो, बी की भी एक ही इमेज हो, सी की भी एक ही इमेज हो और डी की भी एक ही इमेज हो, तो अभी ये क्या है, वन वन, वन इधर वन इधर। अब मैनी वन, एक से ज्यादा की एक इमेज, एक से ज्यादा की एक इमेज। लेट से यहाँ पे जो डी की जो इमेज है वो मैं बदल दूं, फोर ना करके थ्री ही कर दूं, क्या कर दूं, फोर ना करके क्या कर दूं, थ्री ही कर दूं, तो अभी भी ये फंक्शन है, सबकी इमेज मौजूद है, कुछ छूट नहीं रहा, और एक की दो इमेज नहीं है। जैसे सी की एक ही इमेज है, कोई क्या सी की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है, कोई क्या डी की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है, तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है ना, समझ रहे हो, ठीक है। एक इमेज की दो प्री इमेजेस हो सकती हैं, बट एक प्री इमेज की दो इमेजेस, इधर वाले प्री इमेज इधर वाले इमेज, सो एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, समझ गए ना, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सी और डी की क्या हो रही है, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। एक प्री इमेज है, ये प्री इमेज है, इसकी दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन एक इमेज के लिए दो प्री इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी और डी प्री इमेज की एक ही इमेज है, थ्री, ठीक है, सो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन। किसी भी एक एग्जाम्पल में भी ऐसा हो रहा है तो वो मैनी वन है, और सारे एग्जाम्पल में वन टू वन मैपिंग हो रही है तब वो वन वन है। यानी कि मैपिंग के आधार पर है, वन टू वन मैपिंग वन वन फंक्शन, मैनी टू वन मैपिंग मैनी वन फंक्शन। समझ आया, पहला बेसिस समझ में आया, ठीक है। अभी तो केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया, अभी डेफिनेशंस भी हैं, एक्सक्यूशंस भी हैं, बहुत सारी चीजें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, एज कंपेयर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, बट प्रैक्टिस के साथ कवर हो जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक सीखोगे तो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की में भी ये सारी चीजें अप्लाई होंगी और दूसरे फंक्शंस में भी अप्लाई होंगी, तभी आगे का बेस बन पाएगा। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तभी समझ में आएगी जब ये वन वन एंड मैनी में, अब हर चीज फंक्शंस में चलेगी, रिलेशंस तो बस खत्म है यहाँ पे, है ना, रिलेशंस तो बस नाम का था, यहाँ खत्म हो गए, बस टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे एक एक्सरसाइज, पूरी चैप्टर में कहीं रिलेशन रिलेशन नाम का कोई वर्ड नहीं सुनाई देगा, अब फंक्शन ही फंक्शन है, पूरी मैथ्स में फंक्शन ही फंक्शन है। इवन अगला चैप्टर भी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आएगी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इनटू ऑन टू क्या है, सो देखो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो इससे रिलेट हो जाए ना। क्लास टेंथ में हमने ऐसे भी फिगर्स बनाए हैं, कैसे, ऐसे भी फिगर बनाए, लाइक एक सिलेंडर बना दिया मैंने, और सिलेंडर के ऊपर मैंने एक कोन बना दिया, क्या बना दिया, कोन, लाइक दिस, बनाया ना ऐसे फिगर हमने क्लास टेंथ में, इस साल भी बनाने हैं। और ऐसे भी बनाए हैं जिसमें सिलेंडर बना दिया नीचे, और उसके ऊपर जो कोन बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, क्या डिफरेंस है दोनों, बोलो क्या डिफरेंस है। पूरा कवर कर रहा है, वेरी गुड, ये तो सुनना है, इधर नहीं कर रहा है, सो पूरा कवर कर ले तो एग्जाम्पल ऑफ ऑन टू फंक्शन, नहीं करे तो इनटू फंक्शन, इनटू मतलब होता है अंदर घुस जाना, तो ये कौन तो उसके अंदर है, ये कौन उसके अंदर है, जैसे बॉटल है, ये बॉटल टेबल के मैं कह सकता हूं इनटू है, क्योंकि इसकी पूरी एजेस को थोड़ा ना कवर कर रही है, और मान लो मैं इसके ऊपर एक कोई भी शीट बिछा दूं जो उसको पूरा कवर करे एज टू एज, तो वो ऑन टू है, तो वो क्या है, ऑन टू है, समझ आया। बस अब इसका बस ये मीनिंग याद कराने के लिए ये एग्जाम्पल था, अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, एक मीनिंग याद हो गया, एच टू एच कवर हो जाए तो ऑन टू, अदरवाइज अगर अंदर समाया हुआ है तो इट इज इन टू। ओके, अब आ जाओ वहां पे, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं फिर से। मैंने क्या कहा था, डोमेन में कोई छूटना नहीं चाहिए, क्या कहा था, डोमेन में कोई, को डोमेन में छूट सकता है क्या, छूट सकता है, अगर छूट गया तो इनटू, नहीं छूटा तो ऑनटू। को डोमेन में कोई छूट गया, लेट से डी की इमेज बना दी फोर, लेकिन फिर भी फाइव छूट गया सर, फिर भी क्या हुआ, फाइव छूट गया, सो छूट गया तो इनटू, छूट गया तो इनटू, नहीं छूटा तो ऑन टू। अब इसमें बताओ, इसको कुछ करके ऑन टू बना सकते हैं क्या, अभी तो ये इनटू है, इसको कुछ भी करके ऑन टू बना सकते हैं क्या, टेल मी, क्या, फंक्शन
एक एलिमेंट और बढ़ाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते सर 5 सूट रहने, काम करो डी को दे दो 5, बोलो ऐसा करने से क्या ये ऑन टू फंक्शन बन जाए? फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही दो इमेज तो हो ही नहीं सकती। सो हमको डोमेन में एक एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। सो डोमेन में लेट्स से मैंने ई ले लिया और ई को मैंने 5 दे दिया, अब ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है, समझ आया? ठीक है। सो इनटू और ऑन टू की, अच्छा एक चीज और, जब कुछ छूट जाता है, जब कुछ छूट जाता है, अभी इसकी इसकी डोमेन बताओ क्या है इस फंक्शन की डोमेन? ये जो एफ फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है? मान लो ये ए है और ये बी है। सो ए जो सेट है वो डोमेन है, उसमें क्या क्या है डोमेन में आएगा बताओ? डोमेन में आएगा ए बी सी डी, और जहां पे मैपिंग हो रही है वो को डोमेन होता है। सो टेल मी को डोमेन क्या है? बी सेट, यानी कि 1 2 3 4 5। को डोमेन इज बी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। और एक चीज और होती है रेंज, वो रेंज भी बता सकता है कोई? 1 2 3 4 जो आउटपुट्स हैं, पॉसिबल आउटपुट्स है ना, पॉसिबल इमेजेस कह लो का सेट है ना, 1 2 3 4। और हमने एक चीज सीखी है सर कि रेंज या तो सबसेट होती है या इक्वल होती है, किसके? कोडोमेन के। सीखिए, ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था ना। तो दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात तो हो ही नहीं सकती, या तो रेंज सबसेट है कोडोमेन की या इक्वल है। तो ऐसा कह सकता हूं कि जब इक्वल है तब तो ऑन टू, जब सबसेट है तब इन टू। अभी सबसेट है ना, देखो अभी 1 2 3 4 5 का सबसेट है। अभी इस समय 1 2 3 4 वाला सेट छोटा सेट है इस सेट का, सबसेट है या नहीं है? तो इस समय इनटू है। अगर सबसेट आ जाए तो इनटू, सबसेट आ जाए दैट मींस कुछ एलिमेंट वहां पे छूटा हुआ है, और एग्जैक्टली इक्वल आ जाए तो कुछ नहीं छूटा हुआ, जो कोडोमेन है वही रेंज है, जो पूरा कोडोमेन है उसमें हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई हो गया, तो पॉसिबल आउटपुट्स का सेट भी वही बन गया। सो रेंज एंड कोडोमेन एग्जैक्टली इक्वल आ जाए तब तो ऑन टू, और जब सबसेट आ जाए कुछ छूट रहा है वहां पे तब इनटू। क्लियर है? और तीसरा केस हो ही नहीं सकता, या तो सबसेट या इक्वल। तो बहुत सारे तरीकों से हम इसको याद रख सकते हैं, कुछ छूट रहा है नहीं छूट रहा है इस तरीके से याद कर लें, ऐसे याद रख लें कि रेंज को डोमेन इक्वल है या सबसेट है, ऐसे याद कर लें। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लिख ले, इन सारी चीजों को लिख लेते हैं ना। अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो रफ लैंग्वेज है अभी जो लिखी हुई है, तो सारी रफ लैंग्वेज है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखते हैं क्या होता है वो सब एक बार लिख लें, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। चलो तो एक बार नोट्स बना लो आप लोग, और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको अच्छे से बनाना है तो फिर आप देख लो समझ लो और घर जाके लिख सकते हैं। ठीक है ना, एज यू विश। एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें क्या कहता है ये। समझने पे ज्यादा ध्यान दो कुल मिला के, एंड कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना है ना। देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले टाइप के हिसाब से फंक्शन का, पहले आधार पर फंक्शन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, या आधार को कहते हैं इंजेक्टिविटी आधार। ठीक है, क्या कहते हैं? आपको कहेगा चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, आप फंक्शन की इंजेक्टिविटी चेक करो, यानी आपको ये बताना है कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन। और जो दूसरा आधार है वो सर्जेक्टिविटी है, वो क्या है? सर्जेक्टिविटी। और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिविटी भी टेस्ट भी पास कर लेता है, इंजेक्टिविटी टेस्ट कब पास करेगा? जब वो वन वन होगा, मैनी वन में पास नहीं करेगा। और सर्जेक्टिविटी टेस्ट कब पास करेगा? जब वो ऑन टू होगा, इन टू नहीं होगा। तो दोनों टेस्ट पास करने से वो बाइजेक्टिव हो जाता है, इंजेक्टिविटी पास, सर्जेक्टिविटी पास, दैट फॉर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिविटी पास हो गई। ठीक है, और आगे चल के हम सीखेंगे, पता नहीं इस बार छूट आपके ओमिट हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं अभी। फोर्थ एक्सरसाइज में आता है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव मतलब वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, यानी कि एक की एक इमेज है और इधर कोई छूटता भी नहीं है, तो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। मतलब एक ऐसी मशीन बनी हुई है कि उसमें वो आउटपुट डालो तो वापस इनपुट मिल जाए। लेकिन अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम्पल है, इधर एबीसीडी था, इधर 1 2 3 4 5 था। मान लो 5 छूट रहा है और 4 एलिमेंट इधर है, तो कौन सा फंक्शन हो गया ये वन वन फंक्शन तो हो गया, लेकिन ये इनटू फंक्शन हो गया। कुल मिला के बाइजेक्टिविटी पास नहीं हुई ना। बाइजेक्टिविटी कब पास होगी? जब इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी दोनों पास। तो अब इन्वर्टेबल फंक्शन जब इधर से इधर फंक्शन बनाऊं तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि 5 तो छूट रहा है तुम्हारा, क्योंकि अब तो ये डोमेन है।
पहले ये डोमेन थी, कोडोमेन थी, कोडोमेन से छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन अब उल्टा फंक्शन बनाएंगे तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, सो 5 छूट रहा है तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ ना। सो इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन करने के लिए वन वन एंड ऑन टू दोनों होना जरूरी है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना जरूरी है, कुल मिलाकर बाइजेक्टिव होना जरूरी है, वही फंक्शन इन्वर्टेबल होते हैं। लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज में हम सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे, उसमें अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो पहले उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तभी वो साइन इनवर्स बनेगा, तभी वो कोस इनवर्स बनेगा, तभी वो टेन इनवर्स बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो तो इंजेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। ए फंक्शन एफ, एफ नाम का कोई फंक्शन डिफाइंड डिफाइंड फ्रॉम कहां से कहां, एक्स टू वाई। अब फंक्शन में अगर आपको मैपिंग गिवन है एक्स टू वाई तो 100% ये डोमेन, 100% ये को डोमेन। ठीक है, रिलेशन में क्या होता है, 100% ये को डोमेन होती है, लेकिन 100% ये डोमेन होने की गारंटी नहीं होती। वो वाला को डोमेन होने की गारंटी होती है, लेकिन ये वाला डोमेन होने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इसमें से भी कुछ छूट सकता है। रिलेशन में तो छूटना भी अलाउड है ना, डोमेन में भी, तो वो पता नहीं है, पता लगाना पड़ता है, लेकिन फंक्शन में तो इधर छूट ही नहीं सकता कुछ। तो 100% ये सारी प्री इमेजेस का सेट होगा, सो 100% ये डोमेन एंड 100% ये कोडोमेन। इसको वन वन फंक्शन कह देना। कब कह देना, इफ फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, एक्स एक्स बोले तो डोमेन सेट, वाई बोले तो कोडोम। अब पूरे फंक्शन में एक्स एंड वाई चलेगा, जैसे पहले ए एंड बी चल रहा था ना रिलेशन में, अब एक्स एंड वाई चलेगा। कैपिटल एक्स हमेशा बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन की डेफिनेशन में डोमेन सेट को कहा जाता है, और कैपिटल वाई हमेशा एक फंक्शन की डेफिनेशन में कोडोमेन सेट को कहा जाता है। ठीक है, और x में से जो एलिमेंट उठाता हूं मैं पर्टिकुलर, उसको स्मॉल x कह देते हैं, और कैपिटल Y में से जो एलिमेंट उठाते हैं उसको हम स्मॉल y से डिनोट करा देते हैं। सो x यानी डोमेन सेट के हर एक डिस्टिंक्ट अलग 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 एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज y में होनी चाहिए, यानी अलग अलग, इसकी उठाई तो इसकी अलग है, और फिर अलग कोई दूसरे की उठाई तो फिर उसकी भी अलग है। इस तरीके से अगर फंक्शन डिफाइन है तो वो क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव है। तो आप ये नोट्स बनाने का काम कर से कर लोगे, अभी समझ लें अच्छे से। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बोलो यहां तक कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो फिर से पढ़ लो आराम से। ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एफ डिफाइंड एज एक्स टू वाई, है ना, इज सेट टू बी ए वन वन फंक्शन इफ मतलब अगर ये काम हो जाए तो वन वन फंक्शन है। क्या काम हो जाए कि x की हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए y के पास एक इमेज होनी चाहिए, अलग इमेज मतलब डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तब तो वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। अब ये तो है रफ डेफिनेशन। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए प्रूव करो ये वन वन है, तो ऐसे दोनों लिखेंगे देखो सबकी एक एक इमेज है। ऐसे ऐसे नहीं, रफली नहीं लिख सकते ना, जो अपन बात कर रहे हैं इस लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, तो मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये वन वन फंक्शन है, देखना एक बार पढ़ने में अजीब लगेगा, पर तरीका यही है, पढ़ना ध्यान से। इन मैथमेटिकल टर्म्स फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू x, डोमेन सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, भाई डोमेन सेट से एलिमेंट उठाएंगे स्मॉल एक्स कहेंगे, अब दो उठा लिए तो x1 x2, स्मॉल x1 स्मॉल x2 उठा लिए, और उनके आउटपुट सेम कर दिए, और उनके आउटपुट सेम कर दिए। आउटपुट सेम करने के बाद ये तो अजम्पशन होगा, ये तो होगा लेट, मानना पड़ेगा कि दोनों का आउटपुट सेम है। अगर आउटपुट सेम करने के बाद अगर इनपुट भी सेम आ जाए तब तो वो वन वन है, और आउटपुट सेम करने के बाद इनपुट सेम ना आए, इनपुट सेम ना आए या फिर एक से ज्यादा इनपुट आए, लाइक x1 की वैल्यू x2 भी आ रही है, x3 भी आ रही है, x4 भी आ रही है, कुछ भी हो जाए, तब वो तब वो इनटू मैनी वन फंक्शन है ना। अब सर कुछ समझ नहीं आया, नहीं आया ना, कुछ भी समझ नहीं आया, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, और यही मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसी से आपको आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। बच्चों को पूरा सेशन खत्म हो जाता है नहीं पल्ले पड़ती ये चीज। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स ट्राई अपन एग्जाम्पल। लेट्स एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो टेल मी एफ ऑफ टू क्या होगा, क्या होगा, एंड टेल मी एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा। सो टू की इमेज भी फोर, माइनस टू की इमेज भी फोर, सो साफ साफ पता चल रहा है कि वन वन है कि मैनी वन, मैनी वन। टू एंड माइनस टू, दो प्री इमेजेस की एक इमेज बन रही है, सो ये क्या बन रहा है, एक मैनी वन फंक्शन। तो ये तो मुझे पता है, लिखूं कैसे इसको, मैं इसको लिखूं कैसे। सो एक चीज बताओ,
एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू है क्या? टेल मी। है? तो आउटपुट सेम है, तो क्या इनपुट भी सेम है क्या? क्या टू की वैल्यू माइनस टू होती है क्या? नहीं होती ना। सो आउटपुट सेम करके अगर इनपुट सेम आ रहा है तब है वो वन वन, अभी नहीं है ना इनपुट सेम, नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा मुझे, तब वो है मैनी वन फंक्शन। समझ गए भाई? दो इमेजेस ऐसे समझो, देखो कैजुअली लैंग्वेज में समझो, इधर से कोई दो एलिमेंट उठाए, उनका आउटपुट सेम था, उनका आउटपुट क्या था? तो ये दो एलिमेंट नहीं उठाए, ऐसे मान लो ये एक ही एलिमेंट है, तभी तो आउटपुट सेम है। अगर ये वाकई में दो हैं जिनके आउटपुट सेम है, तब तो वो क्या है? मैनी वन। लेकिन आउटपुट सेम करके पता चला कि सर इनपुट भी सेम ही था, आपने ये x1 x2 उठा तो रहे हो लेकिन इसकी वैल्यू सेम है, तो यानी कि फिर वो वन वन है। आउटपुट सेम करके इनपुट सेम हो जाए तब तो वो है वन वन, लेकिन आउटपुट सेम करके इनपुट अलग अलग ही रह जाए तब वो है मैनी वन। तो उल्टा प्रूव करना पड़ता है, पहले आउटपुट सेम करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है कि आउटपुट सेम करने के बाद इनपुट भी सेम हुआ या नहीं हुआ। समझ गए? अगर हो गया तो वन वन, नहीं हुआ तो मैनी वन। जैसे आउटपुट सेम हुआ, एफ ऑफ टू और एफ ऑफ माइनस टू सेम हुआ, लेकिन इनपुट सेम नहीं हुआ, तो ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है। ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये वाली बात अज्यूम करनी पड़ेगी और ये वाली बात प्रूव करनी पड़ेगी। अगर प्रूव हो गई इक्वल है तब तो वन वन है, और अगर अलग अलग प्रूव हुई तो फिर वो मैनी वन फंक्शन है। समझ आया क्या अच्छे से? ओके, अब वापस पढ़ते हैं एक बार उस डेफिनेशन को, कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उठा लिए x1 x2 और आउटपुट सेम आ गया, फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम आ गया, और रिजल्ट आया इससे कि x1 और x2 भी सेम है, x1 और x2 भी सेम है, इनपुट भी सेम है, तब तो फंक्शन f क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज द फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन। बताओ क्लियर है? मैथमेटिकल टर्म्स क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज द फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब मैनी वन फंक्शन क्या मैथमेटिकल टर्म्स क्या होगा? ये तो वन वन फंक्शन का मैथड, जैसे आपको चेक करना है कि वन वन फंक्शन है या नहीं, तो इस तरीके से चेक करोगे। ठीक है, लेकिन कई बार आप मुझे शुरू से ही हिंट मिल जाता है कि यार ये तो मैनी वन है, जैसे मुझे शुरू से ही हिंट मिल जाता है, जैसे अभी आपको शुरू से ही पता था कि ये मैनी वन फंक्शन है, तो उसको कैसे चेक करते हैं? हम क्या करेंगे, वही दो एलिमेंट उठाएंगे x1 x2 जो कि डोमेन से हैं, और उनका आउटपुट क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। आउटपुट सेम करने के बाद पता है क्या होगा? इसकी वैल्यू या x1 की वैल्यू या तो एग्जैक्टली इक्वल टू x2 आ रही होगी, या फिर उसके नेगेटिव के इक्वल आ रही होगी। जैसे अभी टू की वैल्यू टू के नेगेटिव के इक्वल आ रही थी ना, माइनस टू के नेगेटिव के इक्वल आ रही थी ना, इधर टू है इधर माइनस टू है, तो इक्वल कब होगी? जब इसका नेगेटिव करूंगा, इसका नेगेटिव करूंगा तो इक्वल हो जाएगी, टू की वैल्यू माइनस टू के नेगेटिव के इक्वल आएगी। तो या तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू इसके आ रही हो, या फिर क्या आ रही हो? नेगेटिव के इक्वल आ रही हो, तब जाके मैं फंक्शन को कह देता हूं कि ये मैनी वन फंक्शन है। यानी जो x1 है उसकी एक इक्वालिटी नहीं हुई, उसके एक से ज्यादा इक्वालिटी हो गई। x1 x2 के बराबर भी हो सकता है और x1 माइनस x2 के बराबर भी हो सकता है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन को ही मैं सपोज करूं यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और प्रूव करवा रहा है कि प्रूव करो मैनी वन फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा? सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, डोमेन एक्स से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेते हैं, x1 एंड x2 ले लिए, बिलोंगिंग टू डोमेन सेट x, और दोनों के आउटपुट्स निकालते हैं, यानी एफ ऑफ x1 भी निकालते हैं और एफ ऑफ x2 भी निकालते हैं। सो अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ x1 क्या होगा? x1 का स्क्वायर, और अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स टू क्या होगा? x2 का स्क्वायर, चाहे तो ब्रैकेट पे लगा दो। ठीक है, ऐसे होगा। अब मान लो कि दोनों के आउटपुट सेम है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू सेम है, ऐसा सपोज करना पड़ेगा कि दोनों के आउटपुट सेम है। तो सपोज किया तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या बोलो? एक्स वन का स्क्वायर, और एफ एक्स टू की वैल्यू क्या बोलो? तो अब मैं अगर जब स्क्वायर हटाना है मुझे तो रूट लगाना पड़ेगा, तो जैसे मैं रूट लगाता हूं तो एक नंबर के हमेशा दो रूट होते हैं, पता है? एक नंबर के हमेशा क्या होते हैं? दो रूट। जैसे मैंने रूट फोर किया तो क्या आता है? प्लस और माइनस टू आता है। तो जैसे मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा दोनों साइड से, पता है एक्स वन की वैल्यू या तो एक्स टू के बराबर होगी या फिर माइनस एक्स टू के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इधर से भी दो एलिमेंट्स निकलेंगे, प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन, इधर से भी दो एलिमेंट्स निकलेंगे, प्लस एक्स टू माइनस एक्स टू। अब प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर है, दैट मीन्स एक्स वन एक्स टू के बराबर है, प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर है तो एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर है, माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू के बराबर है। देखो चार केसेस कौन से होंगे?
या तो x1 x2 के बराबर, या x1 माइनस x2 के बराबर, या माइनस x1 प्लस x2 के बराबर, या माइनस x1 माइनस x2 के बराबर। ध्यान से देखो, ये और ये दोनों केस तो सेम ही हुए भाई, माइनस माइनस हटा दो ना, और ये दोनों केस सेम ही हुए। तो कुल मिला के यही दो केस बने जो नीचे लिखे मैंने, कि या तो x1 x2 के बराबर आ रहा है या उसके नेगेटिव आ रहा है। अल्टीमेटली तो यही निकले ना, कि या तो x1 x2 के बराबर आ रहा है और या फिर x1 माइनस x2 के। तो x1 की एक इक्वालिटी नहीं मिली, एक से ज्यादा इक्वालिटी मिली, तो मैं लिख दूंगा इट इज ए मैनी वन फंक्शन। आउटपुट सेम करके इनपुट बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही नंबर के इक्वल है, और वो भी x2 के इक्वल है, x1 x2 के इक्वल है एग्जैक्टली, तब तो वो कहलाएगा वन वन फंक्शन। अदरवाइज वो कहलाएगा क्या, मैनी वन फंक्शन। क्या, इनपुट तो डोमेन और आउटपुट जो है वो को रेंज होती है वैसे तो, पर चलो भाई एक बार के जल्दी कैजुअल लैंग्वेज में कोड डोमेन बोल देते हैं। वैसे पॉसिबल जो एलिमेंट्स का जो सेट बन रहा है आउटपुट का, वो उसको रेंज कहते हैं, कोड डोमेन नहीं कहते हैं ना। क्लियर है क्या, बोलो यहां तक? नहीं हो रहा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x+1, फंक्शन चेंज कर देता हूँ, है ना। अब मुझे बताओ एफ ऑफ टू क्या है, जैसे एफ ऑफ टू और माइनस टू पहले निकाला था, अब अगेन एफ ऑफ टू और माइनस टू निकाल लूं। बोलो एफ ऑफ टू क्या है, 2 × 2 + 1, और एफ ऑफ माइनस टू बोलो। क्या, -2 -4 + 1 -3, क्या हुआ? ठीक है, तो अब आप देखो, अब पहले टू की इमेज 4 बन रही थी पिछले फंक्शन में, अब -2 की भी 4 बन रही थी, लेकिन अब अलग अलग बन रही है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का आउटपुट सेम कर दूं, कैसे, fx1 इक्वल टू fx2 कर दिया, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, 2x1 + 1, और fx2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, 2x2 + 1, यही होगी। अब यहां से x1 और x2 की क्या वैल्यूज निकलती है, इनपुट इनपुट इक्वल होते हैं, एक से ज्यादा इक्वालिटी होती है, एक से कम या एग्जैक्टली एक इक्वालिटी, वो चेक करते हैं। सो इसको इक्वेट करता हूं मैं, सो 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, बोलो x1 एग्जैक्टली इक्वल टू x2 आया। सो fx1 को fx2 के इक्वल करने से x1 की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू x2 आ जाए, बस इसके अलावा कुछ और वैल्यू ना मिले, तब तो क्या कहूंगा, वन वन फंक्शन। और नहीं तो क्या कहूंगा मैं, जैसे पिछले केस में x1 की वैल्यू x2 भी आ रही थी, साथ में -x2 भी आ रही थी, चार केस बने, उनको सबको कंबाइन किया तो ये दो केस बन रहे थे, तो उसको क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। क्लियर है? ठीक है। सो देखो, खुद को पता होना एक अलग बात होती है, लिखना एक अलग बात होती है ना। अभी मैं कैजुअल समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा, एक की एक इमेज हो, एक की एक, दो की एक इमेज हो, तीन की एक इमेज हो, लेकिन जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करेंगे तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो हम ऑन टू एंड इनटू की बात करें। हम ऑन टू एंड इनटू देखो, ऑन टू फंक्शन एंड, यानी सर्जेक्टिविटी की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, सर्जेक्टिविटी। तो कैजुअल लैंग्वेज में तो मैंने आपको बता दिया है कि एक फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब इधर के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो जाए, डोमेन और को डोमेन और रेंज एक्जैक्टली इक्वल आ जाए, और इधर कुछ छूट जाए, रेंज छोटी आए और को डोमेन बड़ी आए, यानी सबसेट आए, तब वो इनटू होता है। ये तो हो गई कैजुअल लैंग्वेज। पढ़ते हैं एक बार। ए फंक्शन एफ जो कि एक्स टू वाई मैपिंग हो रही है, उसको ऑन टू कह देना। उसको क्या कह देना, ऑन टू कह देना, अगर हर एक एलिमेंट जो कि वाई में है, यानी कि कोड डोमेन में है, वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज तो है, एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। वाई में से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, ये किसी न किसी एलिमेंट की इमेज तो है वहां से, यानी कि कोई भी छूट नहीं रहा है मैपिंग करते टाइम, है ना, तब तो वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है ना, दैट इज, और इजी लैंग्वेज सुनो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के लिए, वाई सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसकी वहां पे प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। अगर मान लो उसकी प्री इमेज मौजूद नहीं है, यानी ये एलिमेंट किसी की इमेज नहीं हुआ, छूट गया ये, तब वो इनटू कहलाएगा, है ना। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, एक मिनट ज्यादा नीचे आ गए, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स, क्या कह रहा है, दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन एक्स। ठीक है, वाई के हर एक एलिमेंट के लिए एक्स के पास प्री इमेज होनी चाहिए, यानी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे फंक्शन, जिससे जिस जिस एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करके ये एलिमेंट मिला है।
ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये दूसरा नाम हो गया इसका, सर्जेक्टिव फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव। अब वापस देखें मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमको एग्जाम में लिखनी है। सो इन मैथमेटिकल टर्म्स अगर एक फंक्शन एक्स टू वाई ऑन टू है तो कोई भी y नाम का एलिमेंट उठा लो y से, ऐसा x नाम का एलिमेंट x में होना चाहिए ताकि इस x पर ये फंक्शन अप्लाई करके वो y आ सके। आया समझ? ये y है, ये x है, इस y में से कोई भी y उठा लो, एनी y, इस y के लिए एक ऐसा x वहां होना चाहिए जिस पर वो गिवन फंक्शन अप्लाई करें तो ये y मिले, तब तो ऑन टू है। और मान लो एक भी ऐसा y छूट गया जिसके लिए ऐसा x नहीं मिल पाया जिस पर फंक्शन अप्लाई करके y मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लो, लेट से वही एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर। अब मान लो ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो मान लो यहाँ पे तो है 2 -2, वहां पर है 4 और यहाँ पर है 9। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 के लिए प्री इमेज मौजूद है, क्यों क्यों मौजूद है, क्योंकि एफ ऑफ 2 करके आप 4 कर सकते हो और एफ ऑफ -2 करके भी आप 4 कर सकते हो, इस फंक्शन के हिसाब से कर सकते हो ना। लेकिन 9 के लिए इधर कोई ऐसा एलिमेंट है क्या कि आप एफ ऑफ अंदर कुछ एलिमेंट बिठा के 9 ला सकते हो? सो 9 वाई है और अंदर जो बिठाना है वो एक्स है। सो 9 वाई के लिए ऐसा एक्स ही नहीं मिल पाया ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। फंक्शन अप्लाई करूं ये वाला फंक्शन अप्लाई करूं तो ये 9 आ जाए, ऐसा एक्स मिल ही नहीं पाया इधर डोमेन में, तो ये किसी से भी मैप नहीं होगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा तो इनटू हो जाएगा। क्लियर है? अभी फिर से y सेट के हर एक y टाइप के एलिमेंट के लिए x सेट में से ऐसा x टाइप का एलिमेंट होना चाहिए मौजूद ताकि गिवन फंक्शन इस x पे अप्लाई करके जो y की बात कर रहे हैं वो आ जाए। अगर हर एक के लिए मौजूद है ऐसा x तब तो ऑन टू, और एक भी एलिमेंट ऐसा छूट जाए जिसके लिए ऐसा x नहीं मिल पाया कि फंक्शन अप्लाई करके, जैसे अभी ऐसा कोई भी x यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसपे वो फंक्शन अप्लाई कर, अभी एक 3 और दे दो सर, अब मिल गया, अब 3 ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया जिसमें मैं एफ एक्स यानी एफ ऑफ 3 करके 9 ला सकूं, तो एक मिल गया तो बस हो गया काम। और मान लो नहीं मिल रहा है तो फिर ये क्या कहेगा, यार मेरी तो प्री इमेज ही नहीं है। ये क्या 4 क्या कहेगा, मेरी तो प्री इमेज है, मेरे तो दो दो है, 2 भी है और -2 भी है, लेकिन 9 के लिए तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा, और मिल गई तो ऑन टू कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमको एग्जाम में करनी है। क्या करनी है कि y में से कोई भी y उठा लो, कम से कम एक ऐसा x में से मिलना चाहिए ताकि एफ एक्स इक्वल टू वाई बनाया जा सके, फंक्शन अप्लाई करके वो y लाया जा सके। ठीक है ना, उस x पर वो फंक्शन अप्लाई करके वो y बनाया जा सके। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो फंक्शन f को क्या कहलाया जाएगा, इनटू फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब सुनो, फंक्शन 4 प्रकार के हो गए, और ये वाली चीज तो इजी है उल्टा, पर इससे हम एग्जाम में नहीं कर पाते हैं कि अगर रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ बराबर है तो ऑन टू, और अगर सबसेट है तो इनटू। ये बात तो पहले स्टार्टिंग में बता दी, ये बहुत सरल चीज है समझने के लिए, है ना, कि रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू, अदरवाइज, लेकिन ये हमारे तक ही सीमित रहती है क्योंकि हम इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर सकते, पर फिर भी पता होनी चाहिए, उससे क्या होता है क्वेश्चंस लिखने का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, क्लियर है? अब एक नोट, जो शुरुआत से हम बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा अगर वो इंजेक्टिव भी है, दैट मीन्स 1 1 भी है, उस आधार पे तो वो 1 1 है, 1 1 मैनी 1 के आधार पे इंजेक्टिविटी टेस्ट पास कर लिया, और इस आधार पर वो क्या है, सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू है, उसने सर्जेक्टिविटी टेस्ट भी पास कर लिया। समझ गए? एक फंक्शन अब 4 प्रकार का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ? एक कोई भी फंक्शन है वो कितने प्रकार का हो सकता है, बोलो? 4 प्रकार का हो सकता है। पहले तो वो 1 1 या मैनी 1, 1 1 या मैनी 1, एंड देन उसके बाद वो ऑन टू, इसमें भी ऑन टू इंटू हो सकता है भाई, 1 1 होने के बाद भी वो ऑन टू या इंटू हो सकता है, और मैनी 1 होने के बाद भी वो ऑन टू या इंटू हो सकता है। कुल मिला के 4 प्रकार के फंक्शंस कौन से हो गए, ध्यान से सुनना। 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इंटू।
जब वो वन वन ऑन टू होता है उस केस में वो बाइजेक्टिव भी कहलाता है। इन चार में से एक ही प्रकार है जिसमें वो बाइजेक्टिव कहलाता है, बाकी तीन में वो बाइजेक्टिव नहीं कहला सकता। वन वन के साथ साथ ऑन टू भी हो जाए। वन वन होना यानी कि इंजेक्टिविटी पास करना, और ऑन टू होना यानी कि सर्जेक्टिविटी पास, और ये पूरा केस इंजेक्टिविटी पास करने का है, और वो पूरा केस इंजेक्टिविटी पास करने का नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये चार प्रकार के फंक्शन समझ में आ गए। ठीक है, तो यही टेबल इसके नीचे है। तो हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस खत्म होता है। वन वन हो सकता है, मैनी वन हो सकता है। अगर वन वन है तो वो इंजेक्टिव है, और वन वन के साथ फिर वो ऑन टू भी हो सकता है, इनटू। अगर हो गया ऑन टू तो फिर वो बाइजेक्टिव है, नहीं हुआ तो फिर नहीं है। और मैनी वन में तो किसी भी हालत में वो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। टाइप क्या बनेगा? मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू। पहले ये बताया जाता है वन वन मैनी वन, फिर बाद में बताया जाता है इंटू या ऑन टू। क्लियर है क्या? अब टाइम बचा है क्या? कितने बजे अगली क्लास? हाँ, 9:30 है ना? ओके। सो 10 मिनट का टॉपिक और है। ठीक है, टॉपिक ये है कि एक एक डोमेन में आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और को डोमेन में भी पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे इधर दो एलिमेंट्स हैं, इधर चार हैं, या इधर चार हैं, इधर 10 है, या इधर 10 है, इधर चार। और कितने फंक्शंस बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस। ये इसके क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में तो एक या दो, या मिसलेनियस में एक या दो हैं। बट जब कोरोना आया तो कोरोना में क्या हुआ कि सारे के सारे पेपर्स एमसीक्यूज बेस्ड हुए, मतलब दो पार्ट में पेपर हुआ था। फर्स्ट पार्ट टीयर वन, टीयर टू। सो हाँ, बस मैं आता हूँ 5 मिनट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। आपकी क्लास तो अभी 9:30 है ना? तो टीयर वन टीयर टू दो पेपर हुए। सो टीयर वन में क्या हुआ, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। टीयर टू में क्या हुआ, सारे के सारे सब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्ट, अब कुछ चैप्टर तो ऑब्जेक्टिव के हिस्से में आए, कुछ चैप्टर सब्जेक्टिव के हिस्से में आए। ऑब्वियसली दो किताबें, तो पहली किताब आई ऑब्जेक्टिव के हिस्से में, और दूसरी किताब आई सब्जेक्ट। सो ये चैप्टर आ गया भाई साहब ऑब्जेक्टिव के हिस्से में। अब ये ऑब्जेक्टिव के हिस्से में आया, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस यही भरे पड़े आ गए, क्योंकि क्या क्वेश्चन डाले वो, क्या क्वेश्चन डाले, ऐसे क्वेश्चन डाले ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन, और एक ऐसे डाले तो कितने डाले। तो उसने पता है क्या क्या क्वेश्चन डाल दिए भरे पड़े, कि टाइप्स ऑफ ओ पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ। भाई कितने फंक्शंस बन सकते हैं, अगर डोमेन में 4 एलिमेंट है और को डोमेन में 10 एलिमेंट है, तो इस सेट के हिसाब से हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर। ऐसे क्वेश्चंस हैं, को आउट ऑफ द कोर्स नहीं है, लेकिन एक दो। लेकिन उसने तो फिर सारे वैसे डाल दी, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं मिला। ऑब्जेक्टिव में भाई कोई टॉपिक है, उसको या तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार किया जा सकता है या सब्जेक्टिव, तो उसको मिला ही नहीं, इससे पहले था ही नहीं ऐसा कोई प्रोसेस, उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ। तो तब से फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, 2-3 साल पहले से। ठीक है, अब तो सब्जेक्टिव पैटर्न शुरू हो गया वापस, लेकिन इस साल फिर सुनाई दे रहा है कि 50% ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना? तो फिर चांसेस है आ जाए। सो हम इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, है ना? और आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, एक बार जो इंट्रोड्यूस हो गए वो तो सीखना ही है, कब कोई से भी साल से इंट्रोड्यूस हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमको 2-3 केस करेंगे, 2-3 केस में हमको 2 या 3 फॉर्मूले याद रखने बस, है ना? उनकी प्रूफ पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वैसे भी टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रूफ में जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और काफी कंफ्यूजन सा हो जाएगा, है ना? ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक। उसके बाद एक्सरसाइज कल से जाए, हाउ टू फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस। कितने कैसे निकालते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें 3 केस है ना। पहला केस कि पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, दूसरा केस पॉसिबल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस या इंजेक्टिव फंक्शंस, तीसरा केस पॉसिबल नंबर ऑफ सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शंस, है ना? और फिर एक आखिरी केस आएगा बाइजेक्टिव, वो बहुत ही सरल है ना, वो है या नहीं है ऐसे ही मान लो। ठीक है, क्लियर है? सो पहला केस पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल फंक्शन। अगर आपको अगर आपको डोमेन में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और को डोमेन में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं, बाकियों में नहीं लेंगे। मान लो आपके इधर 2 एलिमेंट्स हैं, इधर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और इधर मान लो आपके 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। तो आप कैसे कैसे मैपिंग कर सकते हो? पहली मैपिंग देखो, ये हो गई। लेट से पहली मैपिंग हो गई ये एक मैपिंग है, तो इसको एक फंक्शन माना जाएगा। दूसरी मैपिंग में बी को चेंज कर दूं, दूसरा फंक्शन माना जाएगा। तीसरी मैपिंग बी को 3 रख के ए को चेंज कर दूं, बोलो, है ना? ए को चेंज कर दूं, तो ये तीसरा फंक्शन माना जाएगा, इसको ऐसे कर दूं। ठीक है, अच्छा मैपिंग तो ऐसे भी हो सकती है, मैपिंग तो ऐसे भी हो सकती है कि दोनों को 3 दे दूं, मैनी वन फंक्शन भी तो होता है ना? फिर दोनों को 1 दे दूं, फिर दोनों को 2 दे दूं। तो ऐसे कर करके कितने फंक्शंस बन सकते हैं, क्वेश्चन ये तो पता है कितने फंक्शंस बन सकते हैं? यहाँ पे 9 फंक्शंस बन सकते हैं।
सो पहला फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब इसमें मैंने ये नहीं पूछा कि इसमें इंजेक्टिव कितने बनेंगे, इसमें सर्जेक्टिव कितने बनेंगे, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बता दो बस, दैट्स इट। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का तरीका होता है जो नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, n टू द पावर m, n टू द पावर m, n टू द पावर m। जो कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसकी पावर लगाओ। जैसे अभी इधर 3 थे, इधर 2 थे, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब अलग 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 मैपिंग करके देखो, 9 टाइप्स की मैपिंग ही पॉसिबल है, उसके अलावा और कोई मैपिंग पॉसिबल नहीं है। डन, पहला फॉर्मूला याद हुआ, n टू द पावर m। ये किसका फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का, n टू द पावर m। इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं है कि इंजेक्टिव होना चाहिए, सर्जेक्टिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ओके, सेकंड, सेकंड केस है, अब उसने स्पेशली कह दिया कि इनटू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहां गया, क्या होना चाहिए, पॉसिबल नंबर ऑफ, और सॉरी इनटू नहीं, वन वन होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए कुल मिला के, है ना। इंजेक्टिव फंक्शंस कैसे निकालेंगे, इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें वन वन मैपिंग हो, इधर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो इसमें अगेन दो केस हैं, इस केस के भी दो केस हैं। पहला केस, पहला केस है जब कोडोमेन छोटा हो, देखो छोटा है, और डोमेन बड़ा हो। तो अगर डोमेन बड़ा है, कोडोमेन छोटा है, तो एक भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता, जीरो इंजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। क्यों, अगर डोमेन बड़ा है, कोडोमेन छोटा है, तो इसमें एलिमेंट नहीं रह जाएंगे क्या, इसमें एलिमेंट नहीं रह जाएंगे क्या। अब आप कहोगे सर छोड़ते क्यों, जैसे मान लो इसमें है ए बी सी, इसमें है 1 2, आपने ए की मैपिंग 1 से करी, बी की मैपिंग 2 से करी, तो सी छूट गया, सी छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है, तो जीरो नंबर ऑफ फंक्शंस में। फिर कोई कहेगा सर ऐसा कर दो ना, सी को भी 2 दे दो ना, मैनी वन बना दो ना। तो वो कह रहा है ना इंजेक्टिव चाहिए, वो क्या कह रहा है, इंजेक्टिव चाहिए, वन वन ही बनाना, मैनी वन मत बनाना। मैनी वन तो बन सकते थे, लेकिन वन वन कितने बनेंगे, जीरो। तो इधर ज्यादा है इधर कम है, तो जीरो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो आज भी वही होंगे, 2 की पावर 3, 2 क्यूब 8 बना सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इंजेक्टिव फंक्शंस एक भी नहीं बनेगा अगर ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अब उल्टा कर दें, ये बड़ा और ये छोटा कर दें, तब इंजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे। तो आप खुद सोचो, अब अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इधर एलिमेंट्स बच जाएंगे, बचने दो, फंक्शन भी डिफाइन हो जाएगा और वन वन भी बन सकता है। तो उसका आंसर है, उसका आंसर है, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखा है, सीखा है ना। देखो ये वाला केस क्या है, n इज लेस देन m, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस 0। और दूसरा केस क्या है, बोलो दूसरा केस क्या बनेगा बताओ, क्या, और बराबर हो, बराबर हो। देखो लेस देन का उल्टा कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता, रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन होता है, लेकिन मैथ्स में लेस देन का उल्टा पता है क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू को भी तो शामिल करना है, तीन बातें होती है ना, तो लेस देन का जस्ट अपोजिट ग्रेटर देन और इक्वल टू भी इसी में शामिल करना है। सो दूसरा केस बनेगा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, n m से या तो बड़ा है या बराबर है, इस तरीके से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शंस निकालने का npm। परमुटेशन पढ़ा है आपको, देखो अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इतने सिलेक्शंस करने हैं। परमुटेशन में सीखा था ना, हाउ टू फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम ए गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें से इतने सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, इस एलिमेंट, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से इतने नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं भाई, इसको इससे एक तरीका, फिर इसको इससे दूसरा तरीका, फिर इसको इससे तीसरा तरीका, इधर छूट रहे हैं तो छूटने दो, है ना, फंक्शन तो डिफाइन हो गए। तो ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, कैसे निकालेंगे, एन पी एम ऐसे निकालेंगे, जिसका आंसर क्या होता था फिर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन और एम का डिफरेंस, यानी एन माइनस एम फैक्टोरियल, ऐसे निकालते थे। सो ये फॉर्मूला बन गया, जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, और जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो जीरो, आंसर सीधे। तो इंजेक्टिविटी का काम खत्म। ठीक है, अब पॉसिबल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला n टू द पावर m। हमेशा मैं m इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख रहा हूं, हमेशा मैं n इसके नंबर, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा याद रखना, इसमें मैं m रख रहा हूं, इसमें n रख रहा हूं। अभी तक कितने फॉर्मूले पता चले, मतलब कितने आंसर्स पता चले, 3, n टू द पावर m, फिर दूसरे में दो केस 0 और npm। अब सर्जेक्टिविटी देखो, अब सर्जेक्टिविटी में जस्ट उल्टा है बेटा, देखो जब इधर छोटा होता था इधर बड़ा होता था तब जीरो फंक्शंस बनते थे, सर्जेक्टिविटी में इस वाले केस में जीरो फंक्शंस बनेंगे, क्योंकि इधर कुछ छूटना नहीं चाहिए। सर्जेक्टिव कब होता है, जब इधर कुछ छूटना नहीं चाहिए। सो केस नंबर, मतलब जो अगला केस है वो है पॉसिबल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस, और उसका केस 1 है कि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, अब इसमें जीरो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस बनेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो ऑब्वियसली इधर छूटेगा। अगर आप एक की दो इमेज बना दोगे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा,
जबरदस्ती ऑक्यूपाई करने के लिए एक ही दो इमेज नहीं बना सकते, फंक्शन ही नॉट डिफाइन होगा, तो इधर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो सर्जेक्टिव नहीं है, और सर्जेक्टिव बनाओगे तो जीरो। तो उल्टा है, जैसे उसमें वो ये छोटा होता था तो जीरो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन है, इसमें ये छोटा है तो जीरो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है? तो इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा। व्हेन m इज लेस देन n, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस कह दूं या सर्जेक्टिव फंक्शंस कह दूं, क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर अब इसका उल्टा, m लेस देन n का उल्टा m ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, m ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अब पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे और उसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है जो याद ही करना पड़ेगा। इस केस में फंक्शंस का लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। समेशन -1 की पावर n माइनस आर, एन सी आर, आर की पावर m, जहां पे r की वैल्यू 1 टू n तक बदल बदल के लिखनी है और फिर समेशन करना है, आखिरी में सबको जोड़ देना है। जैसे पहले r की वैल्यू 1 रखी तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है? n और m दिया हुआ रहेगा आपको, n और m तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड कोडोमेन आपको दिए हुए रहेंगे ना, ये करो। फिर उसके बाद r की वैल्यू 2 रखो, फिर r की वैल्यू 3 रखो दो जगह, फिर r की वैल्यू 4 रखो, ऐसे बदल बदल के जितने भी n है, मान लो n की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5 तक ऐसे जाना है, और वो पांचों के आंसर्स को लास्ट में समेशन कर देना है, जोड़ देना। ठीक है? क्लियर है? लेट्स से कि मान लो n तो है 3 और m उससे बड़ा मान लो 4, सो n की वैल्यू 3 तक है ना, तो r की वैल्यू 1 से लेके 3 तक लेके जानी है। पहले r की वैल्यू यहाँ क्या रखनी है, 1 1, n क्या है मेरा 3, n क्या है मेरा 3, m क्या है मेरा 4, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 -1, 3 से 1 निकाल लेंगे, और r की पावर, r क्या है, r है 1, इधर भी 1 रखनी है, तीन जगह आएगी, मतलब 1 की पावर 4। ठीक है, 1 रख दिया। अब हर जगह r की वैल्यू 2, m और n तो सेम रहेंगे 3 एंड 4, लेकिन r की वैल्यू 1 के बाद अब क्या आएगी, 2 आएगी, फिर क्या आएगी, 3 आएगी, बस स्टॉप। n की जो वैल्यू है वहां तक लेके जानी है, r की वैल्यू कहां से कहां तक लेके जानी है, 1 की वैल्यू 1 से लेकर n की हाईएस्ट वैल्यू तक लेके जानी है, और फिर जो 1 2 3 में आंसर है लास्ट में तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इतने नंबर ऑफ फंक्शंस सर्जेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। क्लियर है? अब एक लास्ट केस, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। सो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस तभी बनेंगे जब इधर और इधर बराबर हो, ठीक है ना? अगर ये छोटा ये बड़ा, जीरो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि सपोज करो ये छोटा हो रहा है ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा और ये बड़ा हो रहा है, तो इंजेक्टिव फंक्शन जीरो बन जाएंगे, और इसकी तरह जब ये छोटा और ये बड़ा हो रहा है तो सर्जेक्टिव फंक्शन जीरो बन जाएंगे। बाइजेक्टिव में तो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों होने चाहिए, तो ये छोटा है तो भी सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी में से एक फेल हो गई, और ये छोटा है तो भी उन दोनों में से एक फेल हो गई, तो दोनों पास कब होंगी, जब दोनों बराबर हो, कोई किसी से छोटा बड़ा ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव फंक्शन वही होते हैं जिसमें डोमेन कोडोमेन बराबर हो, पहली चीज। अब होते कितने हैं, तो उसका आंसर है, उसका आंसर है, बताओ। अपन ने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का आंसर क्या निकाला था, बताओ। हाँ, तो अब बराबर है ना, नहीं ये वाली, ये अभी एक फॉर्मूला लगाया था ना अपन ने, एन पी एम, हाँ भले चलो ऐसा कर लो, एन टू द पावर एन कह रहे हो आप, है ना? लेकिन उसमें तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं ना। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया था, एन पी एम लगाया था, अब दोनों बराबर है ना, तो दोनों में एन एलिमेंट्स कह सकता हूं मैं, सो एन पी एन हो जाएगा। और एन पी एन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एन, क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, सो आंसर इज एन फैक्टोरियल। ठीक है, मान लो दोनों में 10 एलिमेंट्स है तो 10 फैक्टोरियल आंसर, इतने फंक्शंस बन सकते हैं। मान लो दोनों में 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 फैक्टोरियल आंसर, उतने फंक्शंस बन सकते हैं। मान लो दोनों में 5 एलिमेंट्स नहीं, कम ज्यादा है तो जीरो बाइजेक्टिव फंक्शंस, कम ज्यादा हो जाए तो बाइजेक्टिविटी का आंसर जीरो है, तो एक भी फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन एग्जैक्टली इक्वल है दोनों के एलिमेंट्स, तो फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका फैक्टोरियल कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो लास्ट केस डी केस, पॉसिबल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, यानी दोनों हो तो उसमें सबसे पहले तो बराबर होने चाहिए, इसमें n है तो इसमें भी n होने चाहिए, और आंसर इज n फैक्टोरियल। एन पी एन लिख लो या फिर इसको सॉल्व करके n फैक्टोरियल लिख लो। ठीक है, ठीक है, तो कितने फॉर्मूले मिले मुझे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n की पावर m, इसमें कोई प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है। फिर आ जाओ इंजेक्टिविटी, सो अगर आपको इंजेक्टिविटी चाहिए तो इधर कुछ नहीं, इंजेक्टिविटी चाहिए तो ये एलिमेंट बड़ा, ये सेट बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा और ये छोटा हो जाए तो जीरो आंसर है। ठीक है ना, अब ये छोटा और ये बड़ा है तो इंजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, एन पी एम, इसमें से इतने सिलेक्शन करने हैं।
ये हो गया इंजेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं। सर्जेक्टिविटी में उल्टा है। सर्जेक्टिविटी में उल्टा है, अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो सर्जेक्टिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। सर्जेक्टिव का प्रॉपर्टी ये होती है कि कोडोमेन में कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो वो बड़ा हो गया तो छूट जाएगा, तो उसको करो छोटा, है ना। ये छोटा हो और ये बड़ा हो या दोनों बराबर हो, इस केस में फॉर्मूला है लंबा चौड़ा, समेशन एन की वैल्यू -1 की वैल्यू -1 की पावर n-r, उसके बाद npr और r की पावर m, ठीक है। और वहां पे r की वैल्यू 1 से लेकर n तक बदलनी है और फिर लास्ट में उसका समेशन करना है, वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला। और उसके अलावा अगर वो दूसरा केस है तो जीरो बता ही दिया। अब लास्ट आ जाओ, बाइजेक्टिव फंक्शंस कब बनेंगे। पहली बात तो अगर छोटे बड़े तो बनेंगे ही नहीं, जीरो आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर बाइजेक्टिव जीरो, और अगर बराबर हैं तो उसी का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं आना, ये हाईएस्ट पावर तक सीख लिया अपन, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता फंक्शन से। सो दैट्स इट। उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन शुरू होंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन शुरू होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल से वी आर ऑल रेडी टू गो टू इनटू द एक्सरसाइज। आज आप एक काम कर सकते हो एज ए होमवर्क, इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो तो थोड़ा सा फील मिल जाएगा, नहीं तो कल फिर सब ऊपर से जाएगा। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, आई एग्री टू दैट, बट धीरे धीरे अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा मजा भी आने लगेगा, बट इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड